Welcome to the Jhelum IS. So first we start with the गुप्ता एज. जैसे कि गुप्ता एज के बारे में पता है, मौर्यन एम्पायर फॉल हुआ. मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर आया. अब पोस्ट मौर्यन एम्पायर में कुशानाज आए, सातवाहनाज साउथ में आए. कुशानाज नॉर्थ में एक्टिव थे और कुशानाज को रिप्लेस किया गुप्ता ने. और इन्होंने अपना सेंटर जो बनाया उसको बनाया प्रयाग को सेंटर अपना बनाया. ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के वाज श्री गुप्ता. और उनको माना जाता है कि गुप्ता ने हॉर्सेस का यूज़ किया, मटेरियल एडवांटेज ऑफ फर्टाइल लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया अपने रीजन में वॉर को जीतने के लिए या फिर अपनी ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है, गुप्ता एज को क्लासिकल एज भी कहते हैं और गोल्डन एज भी कहते हैं. तो गुप्ता एरिया की अगर एम्पायर की बात करें तो 325-50 कॉमन एरा तक ये चला था. और ये कुछ है था इनका एरिया. ये मतलब पूरा ये नॉर्थ इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश किए गए थे. तो अगर हम बात करते हैं ताम्र लिप्ति जो है इनका सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया होगा. ठीक है, और सबसे जो अगर वेस्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से देखा तो मालवा मथुरा, मतलब मथुरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो मथुरा इसको बना के रखिएगा. तो वेस्टर्न और ये ऐसे बात करें तो मदरका तक था इनका रीजन पूरा. ठीक है, तो ये है. और ये वटाका है किंगडम. यहाँ पे ये अजंता केव वगैरह है. ये दोसाला है. ये ईस्टर्न गंगा है ना. यहाँ पे साका है, गुजरात वाले एरिया में ना साका थे. ठीक है, ओके. तो अब हम आते हैं और ये हुना बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड में. ठीक है, बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वन की. तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ये फर्स्ट थे, नॉट मौर्य, चंद्रगुप्ता वन. ठीक है, तो चंद्रगुप्ता ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. इसने टाइटल लगाई थी महाराजा धीराज की, ये याद रखिएगा. मैरिड करा था लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी से. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि गुप्ता एरा 30, 19 और 20 AD में गुप्ता एरा लॉन्च हुआ था, है ना. तो पता ना साका एरा, गुप्ता एरा. तो गुप्ता एरा 319 से 320 AD तक. ठीक है, उसके बाद से इसने दिनार इशू किया. दिनार जो गोल्ड दिनार होता था, गोल्ड के कॉइन्स, उसको दिनार कहते थे. तो चंद्रगुप्त ने इशू किया. तो चंद्रगुप्त का के बारे में बात करें तो ये ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. और इन्होंने टाइटल एज्यूम करा महाराजा धीराज की. उसके बाद आता है सेकंड पे समुद्रगुप्त. इसने जो है ना वायलेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की, है ना. वायलेंस और कॉन्क्वेस्ट, वॉर पे बिलीव करता था. इसका ये मेन था समुद्रगुप्ता की. इसका नाम भी है ना समुद्र, तो मतलब अपने आप को पूरा फैलना चाहता था, है ना. तो कन्क्वेस्ट काफ़ी किया इसने. गुप्ता एम्पायर को काफ़ी मतलब एरिया को इनलार्ज किया, बहुत सारे एरिया को एनेक्सेशन किया. हरि सेना इसके कोर्ट पे पोएट थे. हरि सेना वाज हिज कोर्ट पोएट समुद्रगुप्ता के. और उसने इसके मिलिट्री जो भी एक्सपेडिशन था उसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में एडिट किया था, है ना. इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो कि गुप्त के बारे में एक विवेचना है, एक डिटेल है. और ये वैष्णवाइट थे, तो इट मीन्स कि वैष्णविज़म इस टाइम में काफ़ी ग्रोथ किया होगा. फिर ये कांची गए थे साउथ में, जो कि पलवाज रूल करते थे, है ना. इनको टाइटल बहुत सारी मिली थी, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है. कविराज भी कहते हैं, किंग ऑफ पोइट्स. प्रयाग परिषति इनका लिखा हुआ था. परम भागवत जो कि नालंदा कॉपर, उनको परम भागवत भी कहते थे. नालंदा कॉपर प्लेट से इनको मिला है, जिसमें ये लिखा गया है कि समुद्रगुप्ता वाज अब परम भागवत, मतलब वैष्णवाइट थे, मतलब एक परम भागवत थे. अश्वमेघ इन्होंने किया था, तो वो पराक्रमा उसमें दिया गया है. विक्रम भी इनका कॉइन, किसी किसी कॉइन पे विक्रम से नाम से भी इनका मेंशन है. सर्वराज ये भी इनको कहते हैं, यानी कि अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, ये भी कॉइन पे मेंशन है. मेघवर्मन जो श्रीलंका के जो किंग थे, रूलर थे, उसने सेंड किया था मिशनरी फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया. तो ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल पॉइंट है. मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया.
तो क्वेश्चन ये आएगा, आता भी है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है ना, कि किस रूलर की मदद, कौन सा इंडियन रूलर मेघवर्मन के कहने पे, जो कि श्रीलंका के रूलर हैं, उन्होंने मिशनरी को जो भेजा था उसमें बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनाने के लिए ऑर्डर इशू किया था, तो वाज समुद्रगुप्ता। ये याद रखिएगा। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था विंसेंट स्मिथ ने। एक ये भी एक फैक्चुअल डेटा है, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। चंद्रगुप्ता टू की बारे में बात करें तो चंद्रगुप्ता टू ने विक्रमादित्य की टाइटल अडॉप्ट की थी। ठीक है, तो 380-414 AD में चंद्रगुप्ता टू सक्सेसर हुए। ठीक है, गुप्ता एम्पायर की। इन्होंने कनकर करा मालवा को, गुजरात को, जिससे इनको एक्सेस मिला सी का। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स का काफ़ी बढ़ा। जब ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बढ़ा तो गोल्ड कॉइन्स आने लगे इंडिया में, तो इसलिए कहते थे ना कि इसको गोल्डन एज इसलिए भी कहते थे कि गोल्ड कॉइन्स काफ़ी उस टाइम इशू भी होते थे। उज्जैन को इनने अपना सेकंड कैपिटल बनाया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रगुप्ता ने। और इनके कोर्ट में ना 9 रत्ना रहते थे। 9 रत्ना इसलिए कहते थे इनको कि ये 9 ज्वेल्स, या फिर ये आर्ट एंड लिटरेचर में इनकी बहुत ही बड़ा रोल था, तो इसलिए इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाते हैं। और इनको 9 रत्ना कहते थे, मतलब 9 रत्न इनके कोर्ट के। इसमें थे कालिदास, जो कि पोएट्री में मास्टर थे। इन्होंने लिखा था ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। ठीक है, ड्रामा था इनका मालविकी गमनिमित्रा, विक्रमोवश्यान। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला, अमरशिन्य, धन्वंतरी, वरमीरा, ये भी थे इनके। इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था इनकी जो भी ग्लोरी है, या फिर इनका जो भी ग्लोरिफिकेशन है, उसको हम आयरन पिलर एट कुतुब मीनार में उससे हमें मिल सकता है। चाइनीज़ पिलग्रिम फाहयान इनके यहाँ विज़िट किए थे, है ना। तो फाहयान का कुछ शॉर्टकट बना लीजिएगा अपना, चंद्रगुप्ता टू और एफ से लगा के, FC भी उसको आप कह सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी इसमें अपना मीनिंग बना सकते हैं, है ना। बस याद रखिएगा F और C जो आप जनरली यूज़ करते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे मैसेज को, तो फाहयान को ऐसे याद रख लीजिएगा। 399 और 414 AD में विज़िट किया था इन्होंने। ओके, उसके बाद से, या फिर ऐसे भी याद रखिएगा, चाइनीज़ पिलग्रिम था फाहयान, तो चाइनीज़ C से चाइना और C से चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, कुमारगुप्ता वन की बात करते तो ही फाउंडेड इन्होंने नालंदा महावीरा का फाउंडेशन रखा था, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इन्होंने फाउंडेशन किया था नालंदा महावीरा का। और पाल डायनेस्टी में जो धर्मपाल थे, उन्होंने 200 विलेजेस डोनेट किया था नालंदा मोनेस्ट्री को या नालंदा यूनिवर्सिटी को, ताकि उसे अपना खर्च चला सके। ठीक है, स्कंद गुप्ता जो कि लास्ट ग्रेट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो इस टाइम में एम्पायर जो था हुनाज ने इनमें इन्वेड किया था, बट ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग देम। तो आता है कि हु डिफीटेड हुनाज, तो याद रखिएगा स्कंद गुप्ता। लास्ट जो रूलर था गुप्ता एम्पायर का, विष्णु गुप्ता, जिनका रेन एंड हुआ 50 AD में। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एज में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे तो यहाँ जो रूलर थे ना, वो टाइटल्स लगाने में बड़ा बिलीव करते थे। पॉम्पस टाइटल, हाई टाइटल्स यूज़ करते थे। लाइक उसमें एक टाइटल है आपका परम भट्टर का, या फिर महाराजा धीराज, ये टाइटल का यूज़ करते थे वो लोग। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हाईली सेंट्रलाइज था। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, माइनर प्रोविंसेस होते थे। मतलब एक तरह से अगर हम बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब कि कई सारे छोटे छोटे राजा का ग्रुप होके एक बड़ा राजा होता था। मतलब छोटे लेवल पे महाराजा होते थे। अब महाराजा तिराजा मतलब सबका महाराजा होता था। ठीक है, तो ये होता था। चंद्रगुप्ता ने जो थे उन्होंने महाराजा धीराजा की टाइटल अडॉप्ट करी थी। उसके बाद से सिविल एंड क्रिमिनल लॉज काफ़ी डिमार्केटेड थे। कुमार अमात्यास होते थे, लाइक ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो, है ना। कुमार अमात्यास जो होते थे उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स होते थे। आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, IAS IPS कुछ भी कह सकते हैं, तो उनको कुमार अमात्या कहा जाता था, जो कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे। ठीक है, बट गुप्ता लैक्ड इन इलेबोरेट ब्यूरोक्रेसी एज़ कम्पेयर टू द लाइक मौर्यास, थोड़ा सा इनका कम था। और सबसे बड़ी इनकी जो दिक्कत थी, इनके जो पोस्ट होते थे वो हेरिडेटरी इन नेचर होते थे। अग्रहारा ग्रांट्स देते थे, यानी कि ब्राह्मण्स को जो डोनेशन दिया जाता था उसको अग्रहारा ग्रांट्स पे कहते थे। देवग्रह ग्रांट्स था जो कि टेम्पल को दिया जाता था। एम्पायर को
एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड कर रखा गया था। तो उसमें जो भुक्ति होता था, या उस मतलब कि एक तरह से आप समझिए कि वो एक प्रोविंशियल लेवल होता था या स्टेट का लेवल कहें, तो वो भुक्ति होता था और उसको हेड करता था उपरिका और भोगपति। ठीक है। विषय कहते थे डिस्ट्रिक्ट को, तो जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसको हेड करता था विषयपति या आयुक्त। सिटीज़ को विथिका कहते थे या नगर कहते थे, जो कि नगरपति या फिर पूरा पाला उसको हेड करता था। जो सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था वो होता था ग्राम, जो कि विलेज हेड करता था उसको कहते थे ग्रामिका। अब कुछ ट्रेंड है ट्रेड एंड एग्रेरियन इकोनॉमी में। तो ट्रेड उस टाइम से काफ़ी फेबुलस था, है ना, काफ़ी फेबुलस ट्रेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त टू के टाइम ने उसने क्या किया था, मालवा और गुजरात वाले एरिया को एक्सेस कर लिया था, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी मतलब काफ़ी पॉम्पस हो चुका था, है ना, काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रेड एंड कॉमर्स होता था थ्रू द सी रूट से। और चंद्रगुप्ता टू ने ही उज्जैन की जो सेकंड कैपिटल उसने बनाया था। प्रयाग फर्स्ट कैपिटल था और उज्जैन सेकंड कैपिटल था। तो गुप्ता इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स विच आर कॉल्ड एज दिनार्स। ठीक है। देयर वाज अ डिक्लाइन इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विथ रोमन्स विच लेड टू द लेसर गोल्ड कंटेंट इन दिनार्स। अब हुआ क्या कि ये रोम का एक राइटर था, उसने लिखा था कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए तो कहते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड एंड कॉमर्स होता था इंडिया से। सारे वेस्ट डिपेंड करता था इंडिया पे, है ना, कॉटन क्लॉथ्स पे या फिर स्पाइसेस पे या फिर जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे, दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिया। तो वहाँ के एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड नहीं बंद करोगे तो पूरी ट्रेड की फ्लडिंग पूरी गोल्ड की फ्लडिंग हो जाएगी इंडिया में। ठीक है। फिर लैंड ग्रांट्स भी इसमें प्रिस्ट को दिया गया। ठीक है। और लैंड को क्लासीफाई किया गया 5 पार्ट्स में। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्र भूमि यानी कि खेत आप उसको कह सकते हैं, तो वो कल्टिवेबल लैंड होता था। खिला वेस्ट लैंड होता था, है ना। खिला आपने सुना होगा, कहते हैं कि खिल्ली का लैंड है ना, मतलब कि खिला मतलब वेस्ट लैंड है। वास्तु भूमि यानी कि हैबिटेबल लैंड। वास्तुशास्त्र होता है ना, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, वो हैबिटेबल होता है। चारागाह वेरी इजी पेस्चुअर लैंड होता था। और एक होता था अपरहता भूमि। अपरहता भूमि मतलब कि फॉरेस्ट लैंड, तो वन को अपरहता भूमि कहते थे। टैक्स 1/6 प्रोड्यूस पे लगता था, जो कि कल्टिवेटर्स देते थे, उसको भाग कहते थे। इसको कहते थे भाग। तो जो टैक्स लगता था दैट इज कॉल्ड भाग। उसके बाद आता था भोग। अच्छा, टैक्स ये याद रखिएगा, कस्टमरी सेल होता था 1/6 लगता था, प्रोड्यूस पेड बाय द कल्टिवेटर्स। भोग होता था पीरियडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, मतलब भोग चढ़ाना है, कहना ना, भोग चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना है। लाइक पीरियडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फायर, वुड, फ्लावर्स। ठीक है, वो कि किंग को दिया जाता था। बलि पहले इनिशियली वॉलंटरी था, बट लेटर इसको परमानेंट बना दिया गया। ये इट वाज सम काइंड ऑफ एडिशनल एंड ऑप्रेसिव टैक्स, मतलब बली टाइप का, वैट टाइप का था, है ना, एक वैट कह सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में वैट लगता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं। और एक होता था ऊपरी करा। ऊपरी कर होता है ना, ऊपरी इनकम। तो ऊपरी कर जो होता था कि ऊपर की अगर कमाई हो रही है तो उस पर भी टैक्स देना है, तो ये एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स होता था, तो ऊपरी कर भी देना पड़ता था। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्नाइट एज था। समुद्रगुप्ता भी खुद एक बहुत बड़े वेस्टर्नाइट थे। ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हुई। हुन्स रिकॉग्नाइज किए एज अ वन ऑफ द 36 क्लैंस ऑफ द राजपूत्स। हुन्स अपने आप को राजपूत्स बताए कि हम राजपूत हैं। द पोजीशन ऑफ शूद्रा इम्प्रूव्ड, ये याद रखिएगा, गुप्ता टाइम में कुछ इनकी पोजीशन इम्प्रूव हो गई थी। दे वर परमिटेड टू हियर रामायणा, महाभारता, पुराणास। द नंबर ऑफ अनटचेबल्स एंड चंडाल्स इंक्रीज, इनकी नंबर बढ़ गई थी चंडाल्स जो थे। द पोजीशन ऑफ वुमेन डिटेरेटेड फर्दर, है ना, वुमेन की पोजीशन थोड़ी डिटेरेटेड हो गई। पॉलीगेमी इसमें कॉमन हो गया। और सती का भी इसी टाइम आया था। और वुमेन जो इनहेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं इनहेरिट कर सकती थी, वो बस एक स्त्री धन दिया जाता था, जिसको आज के टाइम में दहेज कहते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती ऑल्सो अपीयर्स इन द गुप्ता पीरियड। बुद्धिज्म की बात करें तो रॉयल पैट्रोनेज तो नहीं मिला था, लेकिन स्टिल स्तूपास एंड विहारास वेयर कंस्ट्रक्टेड। और नालंदा बिकेम द अ सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग, जिसको नालंदा मोनेस्ट्री को या नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त ने बनवाया था। फिर से अगर भागवतिज्म की बात करते हैं तो वर्शिप ऑफ विष्णु एंड नारायण मर्ज इनटू द भागवतिज्म और वैष्णविज्म। तो विष्णु और नारायण इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और उसी को भागवतिज्म या वैष्णविज्म के नाम से जाना गया। और ये एक इसको मार्ग बाई भक्ति कहते थे एंड अहिंसा। ठीक है।
इस टाइम काफ़ी आपकी रिलीजियस टीचिंग्स वेर मेंशन्ड इन द भगवत गीता, विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति, ये सब इसमें लिखे गए। आइडल वर्शिप कॉमन फीचर इसी टाइम से हिंदुइज्म का होने लगा। आइडल वर्शिप होने लगा, इसका मतलब टेम्पल का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो आपका नॉर्थ इंडिया का था वो अब बढ़ने लगा। अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो गुप्ता एज को इसलिए भी गोल्डन पीरियड कहते थे क्योंकि उस टाइम जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हो गया था। तो नगरा स्टाइल जो टेम्पल होता था नॉर्थ इंडिया में, वो जैसे नगरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल दो तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर है, आपने पढ़ा होगा। जो द्रविड़िया आर्किटेक्चर होता है उसमें वो लोग शिखर को थोड़ा सा है ना लंबा खींचते हैं, और नगरा स्टाइल में शिखर थोड़ा छोटा होता है और हल्का सा मतलब कर्व होता है, और द्रविडियन आर्किटेक्चर में पूरा लंबा होता है। कभी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्ट वाज मोस्टली इंस्पायर्ड बाय द रिलीजन। अच्छा, एक और चीज़, रॉक कॉट जितने केव्स थे ना, अजंता, एलोरा और बाघ केव्स, ये सब इसी टाइम गुप्ता एज में ही बने। अजंता और एलोरा की पेंटिंग आपको पता है, उसके केव्स में आपको पता है। अजंता याद रखिएगा वो टोटली डेडिकेटेड था किसके लिए? बुद्धिज़्म के लिए। ठीक है, एलोरा में तीनों थे, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और एलोरा बाघ के पूरा हिंदुज़्म पे था। तो स्ट्रक्चर टेम्पल की बात करें तो दशावतार टेम्पल देवगढ़ में बना। ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर में बना, विष्णु टेम्पल और वरहा टेम्पल ये ईरान में बना, ईरान। ठीक है, वरहा टेम्पल। द ग्रोथ ऑफ नगारा स्टाइल ऑल्सो एनेबल्ड डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। स्तूपास की बात करते हैं तो धामेक स्तूपा सारनाथ में बना, रत्नागिरी स्तूपा उड़ीसा में बना, मीरपुर खास सिंध में बना। पेंटिंग्स की बात करते हैं तो अजंता और बाघ के पेंटिंग उस टाइम पेंटिंग की उस पेंटिंग्स को काफ़ी जाना जाता है गुप्ता एज में, अजंता एंड बाघ पेंटिंग्स को। ठीक है, पेंटिंग के बारे में कहीं बता देंगे कि अजंता पेंटिंग में क्या क्या था, बड़े वॉल पे कैसे बनाते थे, बड़ा उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था, है ना। स्कल्पचर की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा, इसको सुल्तानगंज में बनाया गया। सारनाथ एंड मथुरा स्कूल फ्लरिश हुआ इस टाइम में। दो तरह का होता है ना, सारनाथ स्कूल एंड मथुरा स्कूल, ये फ्लरिश हुआ था। ठीक है, जो कि महायान बुद्धिज़्म और आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धिज़्म को और प्रोपागेट करता है। इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड सम अदर हिंदू गॉड्स वेयर ऑल्सो फाउंड। लिटरेचर की बात करते हैं तो रामायण, महाभारत, वायु पुराण वेयर री रिटन। इस टाइम इसको लिखा गया था वापस से, रामायण, महाभारत और वायु पुराण को। दिगंगा एंड बुद्ध गुस्सा वेयर सर्टेन बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन दिस पीरियड। याद रखिएगा, अगर पूछे दिगंगा किससे रिलेटेड है तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। सेकुलर लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें मुद्रा रक्षा बाई विशाखा दत्ता लिखा गया है। ठीक है, कालिदास ने लिखा था मलवाकिग्निमित्रा, विक्रम शुभ्यन, अभिज्ञान शकुंतलम, ये ड्रामा थे कालिदास की। कालिदास के कुछ पोएट्री भी थे, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार वंशम। मिर्च टीका जो था उसको शुदरका ने लिखा था। कामसूत्रा, वत्स्यान और पंचतत्व बाई विष्णु शर्मा। तो ये सब थोड़े नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये मिर्च कतिका जो था शुदरका द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखिएगा क्योंकि तो कभी कभी मिस कर जाते हैं हम। साइंटिफिक अगर की बात करते हैं तो साइंटिफिक में जो आर्यभट्ट थे तो आर्यभट्ट एंड सूर्य सिद्धांता, ये आर्यभट्ट का लिखा हो गया था। ठीक है, तो इनका आशा नाम करके याद रख लीजिएगा, है ना, कि आर्यभट्ट यानी कि ASA। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। रोमका को सिद्धांता ने लिखा था। उसके बाद से महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य, इसको भास्कर ने लिखा था। तो जहाँ जहाँ भास्कर लिखा था वो भास्कर ही आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर वरहम मित्रा की बात करें तो इसको लिखा था आपने पंच सिद्धांता, विरहत जातका और वृहत शमिता। ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं, वरहम मित्रा ने लिखा था पंच सिद्धांता और वृहत जातका और वृहत शमिता। फॉल ऑफ एम्पायर कैसे हुआ? हुन का इन्वेजन हुआ स्कंदगुप्ता के टाइम में और इससे धीरे धीरे एम्पायर वीकेंड हो गया। रूल ऑफ यशोधर्मन डिल्ट अ सिवियर ब्लो टू द गुप्ता एम्पायर, और ये जो यशोधर्मन थे इनके टाइम पूरा एक ब्लो हो गया, एम्पायर धीरे धीरे डाउन हो गई। राइज ऑफ फ्यूडेटरीज एंड गवर्नेंस बिकेम, जो इंडिपेंडेंट गवर्नर थे वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे।
और एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई, ठीक है, और इसके वजह से गुप्ता एम्पायर का भी डाउनफॉल हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।